डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वीना कावा से, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर चल जाता है। ये कनेक्शन बनाते हैं। ये ऑक्सीजन ब्लड हमारा ऑर्टा लेके जाता है और हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है पूरी लंग्स के पास जाता है यहाँ से, ठीक है। लंग्स के पास जाता है किस लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। इतना समझ आया? देन उसके बाद हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ये हमारा ये रहा, देख लेना इसको अच्छे से, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये रहा, और ये होता है हमारे किडनी में हमारे होते हैं नेफ्रॉन होते हैं हमारे फिल्टरिंग यूनिट्स, जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन को भेज देते हैं और ब्लड फिल्टर हो जाता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे यूरेटर होते हैं ट्यूब्स, जो कि हमारी यूरेथ्रा तक, यूरिनरी ब्लैडर तक हमारा यूरिन लेके जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर हमारी यूरिन स्टोर करके रखता है। यूरेथ्रा हमारा जब हमें प्रेशर आता है तो उसके थ्रू यहाँ से यूरिन पास हो जाता है, ठीक है। कितना समझ आया? ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये देख लेना। फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं नेफ्रॉन, यहाँ से आया ब्लड बाउमन कैप्सूल होता है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओहो, जल्दी से बनाते हैं अब। यहाँ से ऐसे 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 डबल लाइनिंग, ठीक है। अब क्या होता है हमारा बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस में, ठीक है। ये होता है हमारा बॉमन कैप्सूल ये याद रखना, बॉमन कैप्सूल। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है बच्चे, ये कंफ्यूज मत हो जाना। बॉमन कैप्सूल, ठीक है। ये आता है हमारा ग्लोमेरुलस। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, वो देख लें, ठीक है। ये होती है हमारी लूप ऑफ हैनल, ये जो हैनल्स लूप। ये होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। क्या होता है अब देखो, ब्लड यहाँ से आया बॉमन कैप्सूल से हमारा इसमें ग्लोमेरुलस में क्या होता है? फिल्टर होता है ब्लड, मोटा मोटा फिल्टर हो जाता है। जैसे मोटा मोटा फिल्टर हो गया, कुछ अभी भी बाकी है ब्लड में। ब्लड यहाँ गया, देन यहाँ से बैक फ्लो हो जाता है ब्लड का, किस लिए? रीअब्जॉर्प्शन के लिए। अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि रीअब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है नेफ्रॉन के, तो आपको सिंपल वहाँ बता देना कि हमारे एनल्स ऑफ लूप ऑफ एनल में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किसकी होती है? एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स और वाटर की। ये आपको याद रखना है। सॉरी, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड वाटर की। ग्लूकोज प्लस एमिनो एसिड प्लस H2O की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। बाद में जब ब्लड गया रीअब्जॉर्ब होने के बाद, सॉरी यूरिन गया यहाँ पे डक्ट में कलेक्ट हो गया। बस यही था आपका नेफ्रॉन का। इतने बच्चे इसमें वो होते हैं ना, तकलीफ आती है बच्चे को, तो ये मैंने बता दिया। हमारे गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं? CO2 और वेपर्स हमारे ह्यूमन भी शो करते हैं और एनिमल भी शो करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ह्यूमन शो करते हैं, प्लांट शो नहीं करते, ठीक है ना। दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू द स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स और स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर जाते हैं। ये रेस को नहीं हो रहा, ओके छोड़ो। उसके बाद आता हमारा ब्रशिंग कैसे हमें प्रिवेंट करता है डेंटल डिकेज के लिए। ये क्वेश्चन लाइफ प्रोसेसेस में से देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। लाइफ प्रोसेस हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन है कुछ
क्वेश्चंस नहीं है ये, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। और ये इसका आंसर है, जब हमारा ब्रश करते हैं तो वो बेसिक नेचर बना देता है हमारे टूथ में, जो कि हमारा एसिडिक बिहेवियर को प्रिवेंट करता है। एसिडिक मीडियम बन जाता है हमारे टूथ में, वो हमारे दांत को सड़ाने लग जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से जब हम ब्रश करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और इससे हमें प्रिवेंट होता है डेंटल डीकेस। उसके बाद आता है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब हम अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इतना सिंपल सा है। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ यहाँ पे है ना, reproduction is the process of producing offspring that are biological some same or similar to the parent organism। कुछ पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सिमिलर होते हैं जो न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, ठीक है। डेफिनेशन लर्न कर लेना। वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। इन वेरिएशन क्या होता है, जब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ट्रेड्स मदर से आता है, कुछ पेरेंट उससे फादर से आते हैं, ठीक है। तो दोनों के थोड़े करेक्टर चेंज हो सकते हैं, तो बच्चे में थोड़े अलग करेक्टर्स आ सकते हैं। तो वो वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो हमें जानना है। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है ना, उसने रेड बैक्टीरिया है यहाँ पे आई डोंट थिंक स्क्रीन, रेड बैक्टीरिया है। क्या हो रहा है अब, रेड बैक्टीरिया है। अब इसकी एक जनरेशन, मतलब 5th जनरेशन में आया ग्रीन बैक्टीरिया आया, ग्रीन बैक्टीरिया आ गया है ना, ग्रीन हो गया ये अपने 5th-6th जनरेशन में। अब क्या हुआ, रेड बैक्टीरिया जो है वो ना वार्म कंडीशन में नहीं रह पा रहा है और वो मर जा रहा है। बट ये ग्रीन बैक्टीरिया जो ये सर्वाइव कर पा रहा है वार्म कंडीशन में ये सर्वाइव कर पा रहा है। इसको कुछ नहीं हुआ इसको। बट इसको अगर ये सनलाइट में है तो ये किल हो गया है, मर गया ये। तो मतलब वेरिएशन क्यों ज़रूरी है, अगर एक ऑर्गेनिज्म को अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट में उसको सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज द चेंजेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द स्पीश। उसके बाद आता हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ कंपैरिजन दे रखे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मतलब रेफर्स टू द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन, इसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है, 1 और 2 ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल्स, इसमें 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन सा पेन यूज करें, इसमें 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 पेरेंट 1 पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म होता है बट असेक्सुअल में नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड और असेक्सुअल में सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड। जाइगोट फॉर्म्स थ्रू द फ्यूजन ऑफ गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्म नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट करेक्ट ऑफ द बोथ पेरेंट्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, बट जो असेक्सुअल होता है उसमें सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक आता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन है, बर्डिंग है। एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे, चलते हैं नीचे। पहले तो फ्लावर की बात कर लेते हैं। बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बायसेक्सुअल क्या होता है, जिसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। मेल कौन सा होता है बताना। मेल होता है स्टेमन, मेल आई थिंक एंथर होता है, वेट यार, स्टेमन से पिस्टल, हाँ स्टेमन। फीमेल में होता है पिस्टल होता है फीमेल में, याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, अब जिस प्लांट में दोनों पार्ट होते हैं वो होता है हमारा बायसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें या तो मेल या तो स्टेमन होता है या तो पिस्टल होता है, वो हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसके एग्जांपल देख लेना, बायसेक्सुअल के हिबिस्कस मस्टर्ड, यूनिसेक्सुअल के पपाया एंड वाटरमेलन। ये हमारा फ्लावर का डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। पॉलिनेशन देख लेते हैं। 2 टाइप की पॉलिनेशन होती है। जब एक प्लांट में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ। 2 फ्लावर है और ये एक फ्लावर है, इसके नीचे एक और फ्लावर है, ठीक है। जब पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टेमन टू पिस्टल हमें भेजे जाते हैं एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में, स्टेमन टू पिस्टल, सेम प्लांट ऑफ सेम
ऑफ अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट, ठीक है, ये याद रख लेना। जब ऐसे ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद ही प्लांट में पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है। और जब एंथर से स्टेमन से पिस्टल तक जाता है दूसरे फ्लावर, किसी और प्लांट के दूसरे फ्लावर, किसी और प्लांट के फ्लावर में, बट वो सेम स्पीशीज का होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। यही था इसमें। और ये देख लेना, ये सारा पार्ट आपको एनसीईआरटी में से रीड करना है, ठीक है ना। हाँ, प्यूबर्टी क्या होती है इन गर्ल्स ब्रीड साइड, ये आपका सारा एनसीईआरटी में गिवन है। गर्ल्स में क्या होता है, प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी के टाइम हेयर ग्रोथ होती है आर्म पिट्स के नीचे, और सारे प्राइवेट पार्ट्स में हेयर्स आते हैं। स्किन ऑफ निपल्स एट द टिप्स ऑफ ग्रेट ब्रीस्ट, ठीक है। डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट, ये वाला देख लेना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारी चलने लग जाती है गर्ल्स में। बॉयज़ में क्या होता है, वॉइस क्रैक होने लग जाती है। पेनिस ऑकेजनली बिगिंस टू बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट ईदर इन डे ड्रीम्स और एट द नाइट। ये आपके एनसीईआरटी में सारा गिवन है। उसके बाद आते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। स्क्रीन छोटी नहीं हो रही। ओहो, ये आई थिंक मुझे लगता है सबसे छोटी है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे टेस्टिस होते हैं, पहले ही बना रखा है। टेस्टिस होते हैं बच्चे, टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म फॉर्म होता है, और ये स्क्रोटम के अंदर होता है। टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म होते हैं और मेल गैमेट फॉर्म होते हैं। मेल गैमेट होता है स्पर्म, और ये टेस्टोस्टेरोन बनाता है, मेल हार्मोन, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा वास डिफेंस। वास डिफेंस क्या होता है, ये जुड़ा होता है हमारा, सॉरी, इसके बाद हम बात करते हैं एपिडिडमिस। एपिडिडमिस इसमें है नहीं। एपिडिडमिस क्या होता है, ये ना जो हमारा स्पर्म बनता है ना, वो टेम्परेरी स्टोर होता है हमारा एपिडिडमिस में। एपिडिडमिस के बाद हमारा आता है हमारा वास डिफेंस। इसमें वास डिफेंस ये रहा। वास डिफेंस क्या होता है, वास डिफेंस हमारा हमारा एपिडिडमिस से कनेक्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा यूरेथ्रा इसमें है नहीं। यूरेथ्रा हमारा होता है, वास डिफेंस से एक ट्यूब कनेक्ट होती है जो कि हमारा यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर तक स्पर्म और यूरिन दोनों लेके आता है इजैकुलेशन के थ्रू। स्क्रॉटम में हमारा टेस्टिस पोर्ट होता है, और एक क्वेश्चन आता है PYQ में कि हमारा जो टेस्टिस हैं मेल बॉडी में, वो बॉडी के बाहर की होती है, बिकॉज उनको बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्म करने के लिए, इसलिए वो बाहर होते हैं। उसके बाद आता है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, ओवरीज होते हैं जहाँ पे ओवरी होते हैं जहाँ पे हमारा ओव्यूल बनता है, ओव्यूल फॉर्म होता है, मतलब फीमेल एग फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होते हैं, मेल गैमेट यहाँ पे आता है, और यहाँ से ओव्यूल इंक्रीज होते हैं, यहाँ फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट फॉर्म होता है, और ये यूट्रस में आता है। यूट्रस हमारा क्या होता है, वॉर्म, जहाँ पे हमारा जाइगोट डेवलप होता है, यहाँ पे जाइगोट एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो फीटस में, ठीक है, यहाँ पे डेवलप होता है। और यहाँ पे एक वॉल होती है हमारी एंडोमेट्रियम वॉल, जो कि हमारी मेल गैमेट मांगती है, ठीक है ना। और यहाँ पे होता है एंडोमेट्रियम वॉल होती है ये रही, और यहाँ वजाइना होता है। वजाइना क्या होता है, जहाँ जहाँ से स्पर्म ट्रांसपोर्ट किया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है, एक ऐसी वॉल होती है यूट्रस में, डेवलप्स एक ऐसी विलाय होती है, विली पता है ना आपको, उसके में भी पढ़ाया था आपको रीअब्जॉर्प्शन के लिए विलाय उसमें लाइफ प्रोसेस में पढ़ाना भूल गया। वो ना स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ऑब्जॉर्प्शन के लिए अपना सरफेस इंक्रीज कर लेती है, ठीक है ना। वैसे ही एक विलाई यहाँ पे अटैच होती है, एक यहाँ पे डेवलप हो जाती है, जो कि हमारे ग्रोइंग एम्ब्रियो में, डेवलपिंग एम्ब्रियो में न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, और प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो भी बनता है हमारा एम्ब्रियो से, वो सारा प्लासेंटा के बाहर आ जाता है, और जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन है वो प्लासेंटा के पास, उसके एम्ब्रियो के पास चल जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऐसी, अब ये वाला ज़्यादा पढ़ने का नहीं है तो हम इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन होता है हमारी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। इसके लिए 3 मेथड आते हैं हमारे, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। केमिकल मेथड होता है जब हम केमिकल के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं। इसमें ओरल पिल्स ली जाती है, ओरल मतलब कुछ खाने की मेडिसिन ली जाती हैं, जो कि
हमारे फीमेल बॉडी में ले सकती है, और फीमेल बॉडी ही ज़्यादातर ले लेती है, मेल बॉडी में मैंने अभी तक सुना नहीं है। उसके बाद आता है फिजिकल मेथड जो हम फिजिकली अपने आप को फिजिकली एक ऐसे बैरियर लगा देते हैं अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जो कि हमारा वो क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं, जैसे कॉन्डम्स एंड सर्विकल कैप्स और डायफ्राम। ठीक है ना। सर्जिकल मेथड आता है जो हमारी सर्जरी के थ्रू होता है, वासिक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वासिक्टोमी आपको याद रखना है किससे, वास जेफेंस। यहाँ पे वेट, चल नहीं रहा क्या, ये ऐसे चल रहा है। हाँ, वासिक्टोमी आपको याद रखना है। वास डिफेंस किस में होता है, मेल में, मतलब वास डिफेंस मेल में होता है, मतलब ये ब्लॉक किया जाता है मेल में। ट्यूबिक्टोमी, ट्यूब होती है हमारी फीमेल में, कौन सी ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है या काट दिया जाता है। क्यों, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओव्यूल ना हो सके यूट्रस तक। ठीक है। वासिक्टोमी में वास डिफेंस क्यों कट और ब्लॉक किया जाता है, ताकि स्पर्म हमारा रीच ना कर सके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी का क्या डिफरेंस है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। ये बार बार क्यों आ रही है, अच्छा, लाइफ स्ट्रेटजी, ये उसका है, क्या बोलते हैं उसको, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। नेक्स्ट स्टेप में हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। इसमें ना ये मैंने गलत पढ़ दिया है, इसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आएगा। इवोल्यूशन आपका पार्ट काटा है, इसलिए इवोल्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, हेरिडिटी जल्दी से पढ़ा देता हूँ आपको। इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, डेफिनेशन एंड रोल ऑफ वेरिएशन बाय पी प्लांट, डेफिनेशन ऑफ मेंडल्स लॉ, प्रैक्टिस क्रॉसेस एंड एज मच एज पॉसिबल, ब्लड ग्रुप्स आपको देखने हैं ये सारे। ठीक है ना। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी क्या होता है, जब एक करेक्टर दूसरे अपने पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है ना। ये देखिए जैसे मंकी, ये इवोल्यूशन है। ठीक है। उसके बाद आता है हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रोसेस थ्रू व्हिच कैरेक्टर्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। समझ आया, अभी समझाया था। फादर हैज बिग नोज, मदर हैज ये बशी नोज, ये एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इसकी दोनों की मिक्स हो जाएगी, मतलब कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स यहाँ से आएंगे, कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स यहाँ पे आएंगे। जैसे नोज का कैरेक्टर यहाँ फादर से आया, आईब्रो का कैरेक्टर इसके मदर से आया। उसके बाद आता है ट्रेट्स। ट्रेट्स आर द कैरेक्टर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फिजिकल फॉर्म दैट इज विजिबल इन अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कुछ नहीं है, कुछ ऐसे फिजिकल फॉर्म हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं, जैसे क्वाइट ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स, दो ट्रेट्स। ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है ना। क्या एक्वायर्ड ट्रेड्स कौन से होते हैं, जो हम ट्रेड्स एक्वायर करते हैं, मतलब हमारी बर्थ के बाद हम खुद सीखते हैं। इनहेरिटेड कौन से होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं हमें। ट्रांसफर फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, द ट्रेड्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ओवर एन पीरियड ऑफ लाइफ टाइम आर टर्म्स एज एक्वायर्ड ट्रेड। एक्वायर्ड ट्रेड मतलब जैसे कि हम डांस करना सीखते हैं, वॉकिंग करना सीखते हैं, ये हम पैदाइशी तो नहीं लेके आए ना, इंटेलिजेंस हमारे अंदर आती है, ये सारा हमारा एक्वायर्ड ट्रेड्स है। इनहेरिटेड मतलब हमारी आई का कलर, हेयर का कलर, नोज का साइज, ईयर लोब्स हमारे, है ना, हेयर का कलर, ये सारे हमारे इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स में दीज कैरेक्टर्स में नॉट गेट ट्रांसफर्ड टू हमारा जो हमने डांसिंग की है, ये तो नहीं है ना। एक मैन का जो हमारा ऑफस्प्रिंग निकलेगा, ऑफस्प्रिंग मतलब उसका चाइल्ड होगा, उसको भी बड़ा अच्छा डांस आता होगा, वो बाद की बात है कि वो सीख ले, बट ऐसा नहीं होता। इनहेरिटेड में एक कैरेक्टर से दूसरे अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। वी कैन से दैट द जीन्स आर द फंक्शन यूनिट ऑफ DNA दैट डिफाइंस द कैरेक्टर। जीन्स क्या होता है, DNA में होता है जो हमारे कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो। जीन होता है DNA में, सॉरी, ठीक है, क्रोमोजोम, DNA में क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में सेल होता है। सो वो इस एलील क्या होता है, वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन इन द क्रोमोजोम। अब देखो, एक एलील, ये एलील है आइस के, ये एलील है नोज के, ये एलील है हमारे जो करेक्ट, सॉरी, नोज करेक्टर, आई करेक्टर, हेयर करेक्टर, ये सारे हमारे एलील्स होते हैं। प्रिंसिपल लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनहेरिटेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, द टू एलील्स फॉर द ईच जीन्स आर प्लेस्ड इन द डिफरेंट गैमेट्स। ठीक है ना। जो हमारे अगर आई का एलील और दोनों आई के एलील मिक्स होके जो डोमिनेट वाला होता है ना, जैसे यहाँ पे है मदर की आइज़ है ब्लू, मदर की आइज़ है पर्पल, फादर की आइज़ है ब्लैक।
तो इसमें डोमिनेंट कौन सा होता है, मतलब ज़्यादातर ये वाला देखा जाता है ना, मतलब ये फादर का डोमिनेंट है, तो ये चाइल्ड में ब्लैक आई दिख जाएगी। बाई चांस अगर ये दिख सकती है कोई चक्कर नहीं है, अगर दोनों की ब्लू ब्लू हो तो चाइल्ड की तो ऑफ कोर्स ब्लू आएगी। व्हेन टू डिफरेंट इज प्रेजेंट ओनली इन द डोमिनेंट एंड विल बी एक्सप्रेस्ड। अब देखो मेंडल ने ना पी प्लांट लिया था स्टडी करने के लिए। उसने क्या किया था, पी प्लांट लिया था, एक प्योर टॉल, एक बहुत लंबा पी प्लांट और एक प्योर शॉर्ट। अब यहाँ मैं आपको सारा समझाता हूँ। प्योर पी प्लांट में उसने ना जो सीड लिए थे वो उसने पूरे टॉल लिए थे और उसको उसने बड़े टी से सिग्निफाई किया था, ठीक है। जो छोटा पी प्लांट था उसको उसने स्मॉल टी से सिग्निफाई किया था। जब उसने क्रॉस करवाया ना इसको इससे, तो उसको क्या मिला कि उसने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन है ना उसमें सारे टॉल पी प्लांट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला बड़े टी आ रहे हैं, मतलब बड़ा टी किसका है, टॉल पी प्लांट का। और टॉल पी प्लांट मतलब मैंने बोला जो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं वो छोटे वाले को डोमिनेट कर देते हैं और जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें पाए जाते हैं। अब जब उसने सेम यही दूसरी F2 जनरेशन में इसको क्रॉस करवाया तो उसने क्या देखा, जब उसने ये क्रॉस करवाया तो उसने क्या देखा, यहाँ पे इसी को रेस कर देते हैं, नीचे आ रखा है। F2 जनरेशन में जब क्रॉस करवाया तो उसने देखा कि जब टी को क्रॉस करवाया, ये आगे बड़े टी, ये आगे हमारे इसको क्रॉस करवाया टी इसको क्रॉस करवाया इसको क्रॉस करवाया इसको क्रॉस करवाया इसको क्रॉस करवाया स्मॉल टी। अब इसमें उसने देखा कि 75% चांस है कि लॉन्ग टॉल होगा। इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें टी है, मतलब टॉल होंगे। और उसने देखा कि एक जो 25% है उसमें दोनों स्मॉल है, मतलब ऑफस्प्रिंग में स्मॉल भी देखने को मिल सकते हैं 25%। 75% चांसेस हैं टॉल के, 25% चांस हैं स्मॉल के या डवाफ के, ठीक है ना। ठीक है, तो इसकी रेशो क्या बनेगी, 3:1। और ये फिनोटाइपिक रेशो है, मतलब 3 टॉल हैं और 1 स्मॉल है, ये इतनी रेशो है। और अगर वैसी जीनोटाइपिक रेशो निकालनी हो तो 1:2:1 1:1 याद रखना, ठीक है। और उसके बाद आता उसने ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक ही उसने कैरेक्टर लिया था। उसके बाद आता डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसने लिया था येलो राउंड एंड येलो लिया था उसने। राउंड एंड येलो करेक्टर लिए थे एक पी प्लांट के, ठीक है, राउंड एंड येलो। और दूसरे लिए थे रिंकल्ड एंड ग्रीन। जब उसने क्रॉस किया तो यहाँ देखा कि उसने YYRR आ रहा है, मतलब राउंड एंड येलो आ रहा है, राउंड एंड येलो डोमिनेंट है इसमें, ठीक है। जब इसने F2 जनरेशन में क्रॉस करवाया, मतलब यहाँ देखो RRYY ऐसी है ना यहाँ पे, क्रॉस करवाया उसने। YYRR तो उसने जब इसको क्रॉस करवाया ना तो उसने टेबल बना के क्रॉस करवाया। तो इसमें देखा कि इसने इन दोनों को क्रॉस किया है तो ये आया, इन दोनों को क्रॉस किया, सॉरी हाँ यही हुआ, इन दोनों को क्रॉस किया तो ये आया, इन दोनों को क्रॉस किया ये आया। तो उसने देखा कि 9/16 प्लांट्स है वो येलो एंड राउंड है, 3/16 प्लांट्स है वो ग्रीन एंड राउंड है, जो 7/16 प्लांट्स है वो येलो एंड रिंकल्ड है, जो 1/16 है वो ग्रीन एंड रिंकल्ड है, ठीक है। ये आप इसमें बना सकते हो बड़े ईजिली, ये आपको बॉक्स है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, बाद में आप इसमें बना के देख सकते हो। उसके बाद आता है हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड PYQ। साथ साथ में आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, नोट करते जाना। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में ना 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम।
23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में हमारे 22 ऑटोसोम होते हैं, और जो एक क्रोमोसोम बचता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? जो हमारा चाइल्ड का, जो हमारा जेंडर हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब मेल में क्या होता है? मेल में जो पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें होता है एक्स एंड वाई, मेल। फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स। फीमेल से तो एक्स ही आने वाला है, मेल से एक्स आएगा, ठीक है ना, जब ये दोनों फ्यूज होंगे। अगर मेल से एक्स आया, फीमेल से तो एक्स ही आने वाला है, इन दोनों को मिला के एक्स ही आने वाला है, ठीक है। फीमेल से एक्स आया तो ये एक्स एक्स बन जाएगा, मतलब क्या बनेगा? ये फीमेल। और अगर मेल ने वाई कर दिया और फीमेल से एक्स ही आएगा तो ये बनेगा मेल। यही था सारा सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। ये आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता देना इसका आंसर। देन आता हमारा हमारा कौन सा चैप्टर है? हाँ, आवर इन्वायरमेंट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये मत सोचना कि मैंने नहीं करवाया, लास्ट में करवाऊंगा वो। फोकस ऑन डेफिनेशन, इकोसिस्टम, बायोमैग्निफिकेशन, ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब, ओजोन लेयर, नॉन बायो वेस्ट, 10% एनर्जी लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, PYQ। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, वेस्ट एनवायरनमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ना मत, कोई भी मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अवर एनवायरनमेंट में आता है 5 मार्क्स कैरी कर रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में, सबसे इजी है। हमारे दो टाइप के इकोसिस्टम आते हैं। इकोसिस्टम समझो पहले, एक ऐसी सराउंडिंग जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। और ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम जैसे हमारा फॉरेस्ट आ गया, हमारे रिवर्स आ गए। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हमारा नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, हाँ, नेचुरल में एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं, नेचुरल होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है जी। ये सारा तो आपको पढ़ने की लोड़ नहीं है। टेरेस्ट्रियल हमारा ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट। आर्टिफिशियल भी, आर्टिफिशियल का एग्जांपल है जैसे एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम, याद रखना, ठीक है। और ग्रीन फील्ड्स, ठीक है ना। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, अबायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब जो जिंदे हैं, अबायोटिक मतलब जो नहीं जिंदे हैं। ये नॉन जिंदे हैं, ये जिंदे हैं, ठीक है ना। ये वाला आपने सारा पढ़ा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना करके, ये वाला ज़रूरी है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफ्स। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो नॉन लिविंग बीइंग पे डायरेक्टली और या तो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उनको बोलते हैं कंज्यूमर, और वो कंज्यूम करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, ये अभी समझाता हूँ। डिकम्पोजर कौन होते हैं? जो डेड एंड डी के मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस सिंपलर फॉर्म में, और वो सॉइल में दफन हो जाते हैं, जो कि प्लांट्स अब्जॉर्ब करता है अपने न्यूट्रिशन बनाने के लिए। इतना समझ आया? बायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। और इसमें कंज्यूमर में 4 कंज्यूमर आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, फूड डायरेक्टली और प्लांट्स, जो प्लांट से सीधा डायरेक्ट फूड करते हैं। सेकेंडरी, जो इनसे फूड लेते हैं। टर्शियरी, जो इनसे फूड लेते हैं। ऑमनिवोर्स, जो बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। फूड चेन इज अ फ्लो ऑफ एंड फूड एनर्जी फ्रॉम। फूड चेन क्या होती है? जैसे ये ऑर्गेनिज्म, इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। अब देखो, ये हमारा है प्रोड्यूसर जो खुद फूड बना रहा है, ये हमारा है प्राइमरी कंज्यूमर, ये वाला प्राइमरी कंज्यूमर, ये हमारा है प्राइमरी, ये हमारा सेकेंडरी, ये हमारा है टर्शरी। इसके आगे कोई इसको खाएगा तो मतलब ह्यूमन बीइंग आते हैं लास्ट में, और वो हो गए क्वाटनरी। आगे एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं, ये पढ़ लेना। लॉ ऑफ एनर्जी इन इस सिस्टम 10% एनर्जी। और जो मैंने आपको बताया ना, यहीं से समझाता हूँ आपको, समझ। जिस देखो यहाँ पे इनके पास एनर्जी है, हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, प्लांट है, इसके पास है 1000 एनर्जी, 1000 जूल। अभी इसकी 10% ही अगले लेवल में जाएगी, और जो इसको एनर्जी मिली उसकी 10% ही अगले लेवल पे जाएगी। इसकी 10% एनर्जी, इसकी एनर्जी में से बस इसको 10% एनर्जी मिलेगी। मतलब इसको 1000 जूल मिली है तो मतलब इसको 100, इसको 10, इसको 1, ऐसे ही हमारा 10% एनर्जी लो है। इसी के साथ हमारा 10% एनर्जी लॉ भी होता है। और अलग अलग जो अपने पोजीशन होती है ना, ये फूड वेब है।
मतलब एक ऑर्गेनिज्म कोई भी किसी ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। अगर बहुत सारे इंटरकनेक्टेड चेंज फॉर्म, इंटरकनेक्टेड चेंज याद रखो बस इसमें। उसके बाद आता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन तो कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स, ठीक है ना, इंक्रीज द कंसंट्रेशन इन द टिश्यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट ट्रेवल्स द फूड चेन। मतलब जैसे कि इसमें है इक्वेटिक में देखते हैं, इसमें केमिकल्स हैं, प्लांट में, एल्गे में, जो भी है ये, ठीक है। मतलब रिवर में कुछ केमिकल प्रोड्यूस हुआ तो ये एल्गे ने अब्जॉर्ब किया और ये इसमें केमिकल आ गए। इसको किसने खाया? फिश ने। फिश ने कहीं और से भी कुछ खाया होगा, इससे भी कुछ मिला तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल बढ़ गया। इसने इसको खाया, इसमें केमिकल बढ़ गया। लास्ट में कौन खाता है इसको? ह्यूमन। ह्यूमन में सबसे ज़्यादा केमिकल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये टॉप लेवल अपना अपना क्या बोलते हैं उसको, टॉप लेवल पे होता है फूड चेन में, ठीक है। इससे याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ का। बोल रहे हैं क्यों सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स ह्यूमन बींग्स में होता है? बिकॉज इट ऑक्यूपाइज द टॉप लेवल इन द फूड चेन। उसके बाद होता है हमारा अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है? हमारी अर्थ के आले दुआले एक हमारे यूवी अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, ओजोन। अल्ट्रावायलेट रेज बोल रहा हूँ मैं, सॉरी गलत बोल दिया यार, सॉरी 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 सॉरी। ये हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर बोलते हैं इसको, ओजोन लेयर है ये, ओजोन लेयर है ये, ठीक है ना। ओजोन लेयर है मतलब O3 मॉलिक्यूल से बनती है और ये स्ट्रेटोस्फीयर लेयर पे होती है, हमारी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अब क्या होता है, जैसे जब हमारी सन से यूवी रेज आती है, ये यहीं सन है, यहीं से समझा देता हूँ। यहाँ से सन से यूवी रेज आई, यूवी रेज क्या होती है? हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं सन की, जो कि हमारे अर्थ पे अगर आ गई तो हमें बहुत खतरा है इससे। इससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट होता है। कैटरेक्ट क्या होता है? मतलब हमारी आँख में मोतियाबिंद हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है हमारा, जब ये आता है ना तो ये O3 मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, और अगर ये किसी O3 मॉलिक्यूल टूट गए, मतलब यहाँ देखो O3 मॉलिक्यूल टूट गया, एक मॉलिक्यूल टूटा, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक और ओजोन मॉलिक्यूल बना लेगा। और ये आता है फॉर एग्जाम्पल कैसे? यूवी रेडिएशन सपोर्ट करते हैं ओजोन फॉर्मेशन में, ठीक है। डिप्लीशन, डिप्लीशन का भी है इसमें। डिप्लीशन कैसे हो रहा है? जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, CFS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFS। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में, फायर एक्सटिंग्विशर में, एयरसोल स्प्रे में पाए जाते हैं। वो इसको एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं, इससे कि हमारी ओजोन लेयर पतली हो रही है, पतली हो रही है ये, ठीक है ना, याद रखना। टाइप्स ऑफ गार्बेज बेस्ड ऑन मैटर डिग्रेडिंग फीचर बेस्ड ऑन एनवायरमेंट इम्पैक्ट बेस्ड ऑन द सोर्स। ये हमारे कुछ गार्बेज हैं, तो ये देख लेना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? जो डिकम्पोज किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सारा आपकी बुक में है, ये आपको पढ़ लेना है। ये हमारे कुछ मेथड है वेस्ट डिस्पोजल के, लैंडफिल, इंजीनियरेशन वेस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस जनरेशन। ये तो आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। और इसका आंसर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या है क्वेश्चन? द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज इन द अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर इन द मेनली ड्यू टू द एमिशन ऑफ अनबर्न हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैसेज, यूवी रेडिएशन। कमेंट बॉक्स में करना, मैं पिन कर दूंगा। लेन लास्ट चैप्टर हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके लिए बच्चे उत्सुक हो रहे हैं, ठीक है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन। द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोर्न टू रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट स्टिमुलाई। कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारा जो रिएक्ट करता है ना इन्वायरमेंट में, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास, हम उस पर रिएक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टिमुलाई। द चेंजेस इन एनवायरनमेंट कंडीशन टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। जैसे ये देखो, हमने इसको टच किया, ये बंद हो गया, बंद हो जाएंगे अब इसके लिए, ठीक है ना। उसके बाद सम फैक्टर टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, टेस्ट को, प्रेशर को, हीट को, स्मेल को, टच को रिस्पॉन्ड करता है, कोल्ड को, पेन को, ठीक है। उसके बाद आता हमारा, ये छोड़ो, who reacts to stimuli, all living organisms do, but responses in plants can different from animals, respond in lot ways। ये सारा पढ़ लेना, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अमीबा में हम कैसे अपना फूड वो इन्वॉल्व करता है, जैसे डाइजेशन, पहले ये बनाता है। अमीबा मैंने आपको उसमें नहीं पढ़ाया ना, लाइफ प्रोसेस में, तो इसमें पढ़ाऊंगा। देखो, अमीबा अपना फूड इसको सेंस करता है, इसके अराउंड अपना फूड जो अपना सूडोपोडिया बनाता है, देन ये फूड वैक्यूल के अंदर एंटर कर जाता है, तब ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसमें जो सारी न्यूट्रिशन है उसको लेके इसको एक्सपेल आउट कर देता है अपनी बॉडी में से, ठीक है ना। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स टू विद द स्टिमुलाई इन द करेक्टेड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म of an organism in a systematic manner so as to produce a proper response to the stimuli. Working together in the various एक सिस्टमेटिक मैनर जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन्स के थ्रू रिएक्ट करता है स्टिमुलाई को, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स देखिएगा हम,
टू मेन सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन एंड रिसेप्टर। हमारे ना बॉडी, उसको छोड़, अभी मैं उसको बाद में करवाता हूँ। हमारी बॉडी में 5 रिसेप्टर होते हैं, जैसे हमने 5 सेंसेस ऑर्गन पढ़े थे ना 6th क्लास में, ईयर, आई, स्किन, नोज, टंग, ये हमारे सारे सेंस ऑर्गन होते हैं। जो हमारे ईयर से हमारे रिसीव करते हैं हमारे हार्मोन्स, उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। आइज से हमारे फोनो रिसेप्टर, सॉरी फोटो रिसेप्टर, ईयर में फोनो रिसेप्टर या तो ऑडिटरी रिसेप्टर भी बोल सकते हैं इसको, स्किन को थर्मो रिसेप्टर, नोज को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, टंग को गैस्ट्री रिसेप्टर। और आपको पता ही है क्या क्या सेंस करेंगे, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना इसको एक बार, ठीक है ना। Receptor contain a group of cells which are sensitive to the energy change around due to stimuli at a receptor. This energy is result of the chemical reaction which converts the energy into electrical signal called electrical impulse. एक ऐसा impulse जो कि हमारी बनाती है कौन, जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास, उसको सेंस करके जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनता है, केमिकल रिएक्शन विच कन्वर्ट द एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इंपल्स। उसके बाद है वेक्टर। इफेक्टर क्या होता है, मेनली द मसल ऑफ द बॉडी एंड द ग्लैंड, जो हमारे मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है ना। व्हेन यू मूव योर हैंड आफ्टर एक्सीडेंटली टचिंग द हॉट ब्लेड, योर हैंड मसल रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई एज अफेक्टर। जो हमारे अफेक्ट होते हैं, जो हमारे अफेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को, जो मतलब जैसे हमने पैन छुआ और उस पर हमने हाथ एकदम से हटा लिया, तो वो अफेक्ट हुआ ना हमारा हाथ मसल्स, तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। देख लेते हैं अब हम, ये अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमने रिसीव किया, यहाँ सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन से या तो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा या तो ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में क्रेनियल रिफ्लेक्स होता है, स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है, और अगर ये ब्रेन और स्पाइनल से जाएगा फिर ये मोटर न्यूरॉन से हमारे अफेक्ट करवाएगा बॉडी को। समझ नहीं आया, देखो क्या है, यहाँ सेंसरी रिसीव किया सेंसरी न्यूरॉन ने, सेंसरी न्यूरॉन से ये जाएगा अफेक्ट, पहले अफेक्टर आएगा, सॉरी अफेक्टर आया, अफेक्टर है यहाँ से, अफेक्टर है यहाँ सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन से या तो ये स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा या तो ब्रेन में जाएगा। यहाँ से फिर ये मोटर न्यूरॉन से हमारे अफेक्टर में जाएगा, फिर हम अपना हाथ उठा लेंगे, ठीक है ना। ये नर्वस सिस्टम है, दो नर्वस सिस्टम है, सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है। न्यूरॉन होता है हमारा सेल होता है हमारा नर्वस सिस्टम का, लार्जेस्ट सेल होता है, इसमें होता है ये, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ, बिकॉज बच्चे इसमें बहुत डरते हैं यार, पता नहीं क्यों डरते हैं। यहाँ ऐसा 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 ब्रांच चेन बनाओ, यहाँ न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, यहाँ से एक्सॉन होते हैं, यहाँ नर्व एंडिंग होती है। अब क्या होता है, ये डेंड्राइट्स हैं, 5 डेंड्राइट्स हैं, ये रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन, देन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू ये सेल बॉडी में जाता है। सेल बॉडी को सोमा भी बोला जाता है, CB डेंड्राइट्स। बच्चे इसमें राइटिंग को मत वो करना, बिकॉज इसमें ना अच्छे से हो नहीं पा रहा है राइटिंग, ये पता नहीं टैब अभी सही नहीं है ना, सो राइटिंग में मत जाना, देन कंसेप्ट पे जाओ। ये एक्सन होता है, ये नर्व एंडिंग होती है। एक्सन क्या करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को नर्व एंडिंग तक लेके जाता है, और यहाँ से ना, यहाँ जैसे ये है ना, यहाँ पे एक और, देन अगला वो होता है न्यूरॉन, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये सिनैप्स होता है, बीच में गैप, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम साइनैप्स, एक जंक्शन होता है। और यहाँ से क्या जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनता है ना, यहाँ से इन्फॉर्मेशन दूसरे नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट तक जाता है। बस ये था, सेल बॉडी को साइटोन भी बोला जाता है, सोमा भी बोलते हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन, ये सारा आप देख लेना। डेंड्राइट बिग अब द नर्व इम्पल्स, यहाँ से बिग द नर्व इम्पल्स पास इम्पल्स सेल बॉडी अलॉन्ग विद द एक्सॉन कॉर्ड साइनैप्स तक पहुँच जाता है। यही था आपका सारा synapse. Any two neurons in the nervous system do not join one another completely. They always have a microscopic gap between them. The gap is called synapse. The impulse coming from the neuron releases a tiny amount of chemical substance into the synapse. The synapse chemical एक रिलीज होता है जिससे कि ये दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। देन आता हमारा स्नैप्स आर वन वे वॉल्व्स इंश्योर दैट इम्पल्स ट्रेवल इन ओनली वन डायरेक्शन। इम्पल्स एक ही डायरेक्शन में रहता है, यहाँ वहाँ नहीं जाता, ठीक है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, the nerves given out by brain and spinal cord form the peripheral nervous system, ठीक है ना। there are 12 cranial nerves and 31 spinal, ये याद रखना, MCQ में पूछा जाता है। cranial nerve जो होती है, जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है, स्पाइनल नर्व जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं, वस्कुलर नर्व जो हमारे बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट होते हैं, समटाइम्स ब्रेन टू द समटाइम्स टू ब्रेन। दो टाइप के न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन।
सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, ट्रांसफर इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी सेल्स टू द सीएनएस। सीएनएस क्या होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक हमारा सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। उसके बाद आता है हमारे रिले न्यूरॉन, सर्व्स एज द लिंक बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन हमारा मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच का एक जंक्शन होता है जो कनेक्ट करके रखता है दोनों को। मोटर न्यूरॉन ट्रांसफर इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू मसल सेल्स, याद रखना। Central nervous system, CNS direct incoming message from the motor neurons that are connected to the part of the body which are responsive to stimuli। ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये कुछ एक्टिविटीज़ है हमारी जो ब्रेन करता है, ब्रेन के थ्रू होती हैं। देन हमारा ब्रेन आ गया हमारा भेजा। ये हमारा होता है फोर ब्रेन। ये होता है हमारा फोर ब्रेन में हमारा होता है सेरिब्रम। फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है, और ये हमारा मिड ब्रेन है, और ये हमारा कहाँ गया, हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन में हमारा पॉन्स, मेडुला एंड सेरिब्लम होता है, ठीक है ना। मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर इन द बॉडी लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ द बॉडी। और द इम्पॉर्टेंट थिंग बतानी है, ये जो हमारा ब्रेन है ना, इस स्कल के अंदर होता है, उसको बोलते हैं हम क्रेनियम। इस स्कल के अंदर होता है, इसको बोलते हैं हम क्रेनियम। और इसके बाद 3 लेयर्स होती हैं आउट ऑफ द ब्रेन, जिसको बोलते हैं हम मेनिंजेस। मेनिंजेस के अंदर होता है CSF, सेरिब्लो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, जो कि हमारा शॉक ऑब्जर्वर होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन अभी समझाया। प्रोटेक्टेड बाय द बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम, ये भी अभी समझाया। ये देखो सबसे ईजी डायग्राम, इसको याद कर लेना। फोर ब्रेन की बात करते हैं। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टोर इन्फॉर्मेशन, रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, इंटीग्रेट सेरिब्रम कंट्रोल्स द वॉलेंटरी एक्शन, सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग। ये सारे फंक्शन होते हैं फोर ब्रेन के, ठीक है ना। मिड ब्रेन की ये फंक्शन होते हैं, क्या करता है, कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन मूवमेंट ऑफ द हैंड, नेक एंड ट्रंक रिस्पॉन्स टू द विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल, चेंज इन द प्यूपल साइज एंड द शेप ऑफ द आई लेंस। ये फंक्शन होते हैं इसके मिड ब्रेन के। हिंड ब्रेन में आते हैं पॉन्स, मेडुला और सेरिब्लम होता है इसमें। पॉन्स क्या करते हैं, हमारे सिग्नल पहुंचाते हैं हिंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक। मेडुला क्या करता है, हमारा इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को, लाइक वॉमिटिंग, स्नीजिंग, यॉर्निंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर। इनवॉलेंट्री बच्चे ना इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे हम डांस कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में, हमारा मन कर रहा नहीं कर रहा कुछ नहीं, पढ़ना हमारा मन कर रहा नहीं कर रहा, ये वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, बॉडी के कंट्रोल में होते हैं, जैसे हार्ट बीट को हम कंट्रोल कर सकते हैं नहीं, ब्लड प्रेशर को नहीं, स्नीजिंग को, यॉर्निंग को, और हेडेक को नहीं कंट्रोल कर सकते। हाँ मतलब दवाई खा के तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिबल कॉलम के अंदर होती हैं नर्व, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ये राइज करते हैं ब्रेन से राइज करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद आता है हमारा, हाँ, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कॉर्ड का। 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स राइज करते स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला एक्सटेंड डाउनवर्ड्स इनक्लोज इन अ बोनी कैज कॉल्ड वर्टिबल कॉलम के अंदर होती हैं ये प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो मच। होमवर्क प्लीज प्रैक्टिस द डायग्राम एंड न्यूरॉन एंड ब्रेन, ठीक है ना। इतना आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है आई थिंक। ये सारे डायग्राम है बाद में अलग सेक्शन में बताऊंगा। हमारा ना इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बच्चे, मैं ना वो प्लांट्स की मूवमेंट्स नहीं डाल पाया। प्लांट्स की मूवमेंट्स में ऐसे ही बता देता हूँ। प्लांट्स में दो टाइप की मूवमेंट्स होते हैं, नास्टिक एंड ट्रॉफिक। नास्टिक मूवमेंट क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है ग्रोथ के, और ट्रॉफिक मूवमेंट जो ग्रोथ के, ये मैं यहाँ प्लांट बनाता हूँ क्योंकि प्लांट वाला टॉपिक समझा रहा हूँ, है ना। और जो हमारी ट्रॉफिक मूवमेंट होती है वो डिपेंडेंट होती है ग्रोथ के। जैसे हमारी 5 टाइप की होती हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म आगे लगा लेना, कीमोट्रॉपिज्म, थिगमोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म एंड कौन सा रह गया, कीमो हो गया, थिगमो हो गया, फोटो हो गया, केमिकल जियोट्रॉपिज्म, सॉरी लास्ट हमारा जियोट्रॉपिज्म है। जियोट्रॉपिज्म है। 1 घंटे का लेक्चर मैंने कंप्लीट करवाना था, बहुत बड़ा हो गया ना।
हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जब पानी की प्लांट पानी रिसीव करता है और उस साइड ग्रो कर जाता है जहाँ से पानी का फ्लो आ रहा है। कीमोट्रॉपिज्म में जहाँ से केमिकल रिलीज हो रहा है वहाँ की तरफ ग्रो कर गया, उसको बोलते हैं केमोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म जहाँ से टच हो रहा है उसको वहाँ से उसने ग्रो कर दिया, उसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म किस में देखा जाता है, जो हमारे वो होते हैं बेल होती हैं जो हमारे टच में आती हैं किसी उसके सपोर्ट के, तो वहीं राउंड कर जाते हैं उसी मतलब सपोर्ट में। उसके बाद फोटोट्रॉपिज्म जहाँ से लाइट आते हैं वहाँ की साइड ग्रो कर जाता है। उसके बाद जियोट्रॉपिज्म जो ग्रेविटी जहाँ से पड़ रही है वहाँ की तरफ ग्रो कर गया। और हमारा ना CBSE का फर्स्ट एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। एक प्लांट है, यहाँ ग्रो कर रहा है, ये CBSE डालेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। इसके नीचे रूट्स हैं, रूट्स क्या कर रही हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जो ऊपर वाला स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि जियोट्रॉपिज्म के अगेंस्ट जा रहा है और ये जियोट्रॉपिज्म के टुवर्ड्स है। सो थैंक यू सो मच। ऐसे कि स्टार्ट हमारा सेशन होता है कंप्लीट। प्लीज़ लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू सब्सक्राइबर हो, क्योंकि हम ऐसी वन शॉट रिवीजन आपके लिए लेके आते रहेंगे। और कमेंट डाल देना अगर आपको कोई और लेक्चर चाहिए ऐसा ही वन शॉट, ठीक है ना। और ये टाइमिंग को मत देखते रहना, अपना लेक्चर भी ध्यान रखना और एक साइड में बैठ के ना ध्यान से देखना। और आपका बोर्ड एग्जाम में ना आप रॉक करने वाले हो कल, मैंने आपको सच में बता दिया है। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, साइंस का एग्ज़ाम है, बहुत इजी एग्ज़ाम होएगा, मैंने बता दिया ना। तो बस अब अच्छे से इसको डायग्राम प्रैक्टिस करने, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने, आपके एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन डाल देनी है। ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में या तो